नमस्ते एवरीवन, माय नेम है गौतम और आज आप इंटरव्यू देखने वाले हो ऐसे शख्स का जिन्होंने रुद्रपुर की गलियों से लेकर रियलिटी शो के जज तक का सफर तय किया है, जिन्होंने डीआईडी सुपर मॉम कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कविता सिंह की। ये वुमेन्स और फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं अपने एनजीओ के थ्रू इस लाइन में जाने के लिए। इस इंटरव्यू में उन्होंने बात करी है उन्होंने अपने घर और करियर को एक साथ कैसे मैनेज करा है। अगर आप भी इस लाइन में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड की तरफ रुख करना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यू के लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैम आपसे फाइनली मिलना हो गया। ओके बहुत सुना है आपके बारे में, आपके संघर्ष के बारे में, बहुत लंबा संघर्ष रहा है आपका। जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस दौर में क्या आप संतुष्ट हैं इन सारे दौर से जो गुजरे आप? जी हाँ, अब तो संतुष्ट हूँ मैं बहुत, क्योंकि मैं इस दौर से जो गुजरी हूँ, मैं एक मुकाम पाना चाहती थी और वो मुकाम मैंने हासिल किया, तो मैं संतुष्ट तो हूँ। अब संतुष्टि लगभग मिल गई है हाँ, एक आर्टिस्ट के तौर जरूर पे। जरूर जरूर, बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र मनाती हूँ कि जो मैं चीज़ पाना चाहती थी वो मुझे मिल गई। कहाँ से हुई शुरुआत आपकी जर्नी की? मेरी शुरुआत जर्नी की सर यहीं रुद्रपुर सिटी से ही हुई, जब मैं छोटी थी, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत पहले से ही आना चाहती थी। मम्मी का मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनूँ, पापा का एम था मैं पुलिस में जाऊँ, क्योंकि पापा मेरे पुलिस फोर्स से हैं और मम्मी मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट थी, तो दोनों का था। लेकिन मेरे को ये था कि मुझे एक आर्टिस्ट ही बनना है, तो मैंने अपने आर्टिस्ट कैरियर को चुना। और उस समय तो खैर हो गई 25-30 साल पहले की बात है, कोई सपोर्ट भी नहीं था इतना, इस चीज़ को, हमारी लाइन को कोई महत्व नहीं मिलता था। लेकिन मैंने फिर भी स्ट्रगल करा, लड़ी मैं समाज से और मैं निकली, और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जो चीज़ पाना चाहती थी मुझे मिल गई। छोटे शहरों का ऐसा क्या रहता होगा कि मतलब माता पिता रोकते हैं इस लाइन में जाने से कुछ? देखो, छोटे शहर से तो क्या ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितना मेरा अनुभव इस दौर पे बीता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये एक आर्टिस्ट लाइन होती है ना, लोग आर्टिस्ट को देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन उस लाइन में भेजना पसंद नहीं करते। मैं सही बताऊँ, लोग हमें देख के इंटरटेन तो कर लेंगे, टीवी में कर लेंगे, हमारे प्रोग्रामों को देख लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा इस लाइन पे जाए। लेकिन अब कुछ दौर इतना बदल चुका है कि अब लोग देख रहे कि वाकई में टैलेंट है दुनिया में, टैलेंट जो चीज़ छुपा है हम लाएँ। इतने रियलिटी शोज़ आते हैं और बहुत से हम लोग को सुविधाएं मिल चुकी हैं इस दौर में, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रगल करके, हम जैसे आर्टिस्टों ने, जैसे मैं हूँ और भी लोग हैं, तो उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मुकाम कर दिया है। और कुछ लोग, पेरेंट्स की सोच भी बदल दी है कि वो लोग इस लाइन पे आ सकें। जैसे लोग आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी फील्ड चुनते थे, लेकिन अब के पेरेंट्स जहाँ तक है काफ़ी बदलाव हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा आर्टिस्ट बने। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, तो हमारी शायद मेहनत देख के या कुछ ऊपर वाले की दया दृष्टि हुई कि लोग अब इस चीज़ को समझने लगे, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट हूँ। प्रोफेशनल करियर की तरफ देखने लग गया? हाँ, देखने लग गए, डेफिनेटली। जो ये आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जी। शुरुआती पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा जी 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 कहाँ जी। से हुआ होगा? मेरी जो भी शिक्षा है, अभी 7th क्लास तक मैं यहाँ रुद्रपुर सिटी से पढ़ी, और उसके बाद में मैं फिर मुरादाबाद गर्ल्स इंटर कॉलेज मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स कॉलेज से मैंने वहाँ स्टडी 12th तक करी। उसके बाद में फिर हल्द्वानी आके मैंने बीए सेकेंडर तक किया। उसके बाद में फिर मेरी मैरिज हो गई, फिर उसके बाद पढ़ाई ड्रॉप हो गई, फिर मैं इसी फील्ड में आ गई। फिर बस स्ट्रगल शुरू हो गया मेरी लाइफ का। बस यही मेरी थोड़ी सी जर्नी है कि बिना सपोर्ट के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना फैमिली से सपोर्ट मिला, ना किसी चीज़ का मिला। जो भी है कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, तो मेरे पीछे एक बैक नहीं थी। मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट है आप? हाँ, कॉलेज ड्रॉप है, बीए सेकंड में मैंने ड्रॉप कर दिया था, मैरिज हो गई थी। उसके बाद फिर मैरिज होने के बाद कोई सपोर्ट ही नहीं मिला, पढ़ाई रोक दी गई, पढ़ाना नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने इसी फील्ड को अपना कैरियर बना लिया कि अगर हाँ मेरी स्टडी कंटिन्यू रहती बीए सेकेंडर के बाद, तो मैं शायद इसको कुछ और भी सोच सकती थी। लेकिन बट सडनली ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल सपोर्ट मैरिज के बाद नहीं मिला। 2000 में मेरी शादी हो गई थी, तो बस वो एक रूढ़िवादी समाज मैंने बहुत फेस किया है। मतलब सब चीज़ मैंने देखी है, मैंने चूल्हे में भी खाना बनाया है, गाय भैंसों का भी करा है, और अपनी एकेडमी भी चलाई है। मतलब वर्किंग एंड हाउसवाइफ दोनों ही मैंने पर्सनल प्रोफेशनल आपने लगातार मेंटेन हाँ किया है? मेंटेन किया है। और फिर मेन चीज़ ये होती है कि मैरिज के बाद वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ मेरे को, शादी तो मैंने कर ली, हो गई, तो लेकिन उसके बाद भी कि मैंने ही सब कुछ करा। मतलब मुझे कोई अपना हस्बैंड का सपोर्ट था ना, अपनी मतलब किसी का सपोर्ट नहीं था। बस ये है कि
मतलब लोग ऐसे मिले मुझे लाइफ में कि मुझे बस दबा दें उठाए ना, मतलब किसी चीज़ में नहीं, मुझे ना हाउस वाइफ में सपोर्ट मिला ना वर्किंग में मिला। बस ये है कि मेरे शहर वालों ने मुझे सपोर्ट करा क्योंकि मैंने एकेडमी डाली और अपना बच्चों को देखा। तो मतलब मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, ये चीज़ मैं बोलूँगी कि जो आज भी हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट की वजह से ही हूँ। क्योंकि एक 2000 मैं 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, उस समय डांस को कोई जानता तक नहीं था लाइफ में। तो सितारगंज सिटी में मेरी मैरिज हुई थी, तो मैंने वहाँ अपनी एकेडमी स्टार्ट करी थी। तो वहाँ मुझे अच्छा रिस्पांस मिला जिससे मैं थोड़ा अपना आप को ग्रोथ कर पाई। तो वही धीरे धीरे मैं बढ़ती चली गई कि लोगों ने टैलेंट पहचाना, मतलब मेरे अपनों ने मेरा टैलेंट नहीं पहचाना, लोगों ने कहा कि हाँ मैम कुछ आप में है, आप कुछ करो। क्योंकि स्टडी रुक चुकी थी तो इस बिना स्टडी के तो मैं कोई ऐसा कहीं जॉब वॉब का नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने फिर इसी को अपना कैरियर बना लिया अपना, ये है। डीआईडी आने के बाद मेरा मुझे जहाँ तक समझ है कि हाँ डीआईडी आने के बाद ये सारी जी, चीज़ें बेहतर हुई। बहुत 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 ना मैं तो उससे पहले हाँ इस उससे चीज़ पहले ये था कि 2010 तक मैंने काफ़ी, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि बिना फैमिली के सपोर्ट में मैं इस लाइन में आई। और 2006 की बात है, जो आप सभी को जानते हैं, यहाँ के सभी लोग जानते हैं, जाने माने हस्ती हैं रुद्रपुर की भूषण छाबड़ा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे लाइफ में। 2006 की बात है जब इस समय यहाँ पे कुमाऊँ में उत्तरांचल सीरीज की काफ़ी एल्बम्स वगैरह आती थी और बहुत मतलब पहाड़ी कुमाऊनी का बहुत क्रेज़ था। अब तो खैर काफ़ी बदल चुका है, अब कुमाऊनी शायद कुछ चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, लेकिन उस टाइम में 2000 से 2010 के बीच का जो था बहुत मतलब बड़ा अच्छा वो रहता था। तो 2006 की बात में भूषण छाबड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कैसे क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मेरे को बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ अगर भूषण जी मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उनको शायद पता चला कि एक स्ट्रगलफुल महिला है समाज में और इस शहर से हैं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, मेरा नंबर किसी से लिया उन्होंने, तो फिर मुझे करा। उन्होंने मुझे बताया कि मैम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ज़रूर। तो मेरा जो पहला ब्रेक एक तरीके से देखा जाए कि ये एल्बम्स वगैरह में, तो उन्हीं की वजह से हुआ और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने उनके साथ 2-3 एल्बम भी करी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत सपोर्टेड बंदे हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। वैसे तो खैर कहीं मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि हाँ यह है कि कुछ एक एल्बम की लाइन पे पैर रखने पे छाबड़ा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनका सही में बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टाइम कि क्योंकि मैं स्ट्रगल लाइफ में उन्होंने मेरे को समझा, मेरी कला को समझा और मुझे चांस दिया, तो ये है उनका है। ऐसा कौन सा दौर रहा होगा जब पहली बार आपके जहन में ख्याल आया कि आर्टिस्ट लाइन या एंटरटेनमेंट लाइन में मुझे जाना है? ये दौर ऐसा रहा 2000 पहले की बात है, 1997 की बात है। तो एक मुरादाबाद में जब मैं स्टडी कर रही थी तो वहाँ पे मतलब यूपी था उस समय। तो बहुत बड़ा मतलब हमारे जो पुलिस में जैसे मेरे पापा फादर थे, तो बहुत बड़ा यूपी में कंपटीशन हुआ करता था। तो राजधानी फेस्टिवल मनाया जाता था लखनऊ सिटी में। तो इस समय जो हमारे उत्तराखंड के आईपीएस ऑफिसर हैं अशोक कुमार जी, जिसे सब लोग जानते ही हैं, तो वो मेरे आइडल हैं सही बताऊँ तो। मैं एक तरीके से आज जो मेरे अंदर जो एक मतलब ये भावना आई सिर्फ उनकी वजह से आई, क्योंकि सभी जानते हैं उनको। मैं सल्यूट करूँगी सर को, और बहुत मतलब उनसे मुझे एक आइडल है मेरे और प्रेरणा मिली उनसे मुझे, क्योंकि उन्होंने ही मेरे अंदर एक आत्मशक्ति जगाई कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस लाइन में। करने को मैं कुछ और भी सोच सकती थी। तो वो मैटर ऐसा था, तो फंक्शंस हो रहा था, बहुत बड़ा डांस कंपटीशन था, तो हर हम लोग वहाँ पे जाते थे। तो मैंने पार्टिसिपेट करा। मैं वहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। तो सर जो थे उस समय जज थे वहाँ पे, अशोक कुमार जी जो इस समय हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं देहरादून से। तो वो उस समय जज थे और काफ़ी पुलिस फोर्स के लोग, लखनऊ कहाँ से बड़े बड़े लोग जज थे उस टाइम पे। तो मैंने कंपटीशन में भाग लिया और मैंने उस गाने पे सॉन्ग पे डांस किया था, छैया छैया में। तो कई लोगों ने भी करा, अलग अलग ब्रांचेस से, सारी पुलिस फोर्स के जो भी इलाकों के थे। तो एक जगह पे मुरादाबाद में कंपटीशन होता था, फिर जो मुरादाबाद से निकलते थे वो लोग लखनऊ सिटीज़ में फेस्टिवल में वो करते थे। तो काफ़ी बड़ा उस टाइम पे 97 की बात बता रही, तो बहुत बड़ा वो होता था। तो कोई नहीं, मैंने पार्टिसिपेट करा, कंपटीशन हुए, बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन हुए, डांस करा सबने। तो बस मन में ये था, मैंने तो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर दिया वहाँ पे फर्स्ट। तो मैंने को इतना वो नहीं था। और जब मैंने कर दिया तो क्या हुआ, भी बहुत बहुत अच्छे डांसर्स आए थे। तो मैं कह रही थी अरे इतने अच्छे अच्छे डांसर्स आए हैं। तो कुछ लोग उस समय क्लासिकल सीखे हुए थे, कुछ थे, और मैं बिल्कुल अनट्रेंड, जो मुझे था गॉड गिफ्टेड ही था, मैंने किसी से नहीं सीखा था। तो मैंने परफॉर्म कर दिया। अब सडनली ये देखिए कि इतने जो लोग ट्रेन डांसर हैं, जो लोग मतलब ट्रेनिंग करके वहाँ पे आए हुए हैं,
और मतलब उन सब ने पार्टिसिपेट कर लिया और बहुत अच्छा रहा। तो मैंने अपना परफॉर्म मैंने बेस्ट दिया अपने तरफ से, मैंने बेस्ट दिया। लेकिन मुझे ये था कि मैं कुछ नहीं आऊँगी, कुछ भी नहीं आऊँगी, मैं ज़ीरो हूँ यहाँ पे, मेरा नंबर आना ही नहीं है। और ना मेरे में था कि मैं फर्स्ट आऊँ या सेकंड थर्ड, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कुछ नहीं आऊँगी। क्योंकि मैं सामने वालों को देख रही थी, वो लोग इतने ट्रेंड पूरा ड्रेस में, और मैंने विदाउट ड्रेस डांस किया था। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती मेरी लाइफ में। तो फिर मैंने जब डांस कर लिया, ठीक है, जब प्राइज़ का समय आया, ये अभी मैंने वुमेंस डे पे अपना ये पूरा बाइट मैंने डाली भी थी लाइव में, और मैंने वो गिफ्ट भी अपने तब संभाल के रख रखा है। सर का पिक भी मेरे पास में वो है उस मोमेंट की। तो मैंने ये बोला भी था, तो अब आज आपके साथ में रूबरू हो रही, तो मैं फिर से दोबारा से बात को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर जब प्राइज़ देने की बारी आई, तो मैं चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। मुझे पता है मेरे को कुछ भी नंबर आना ही नहीं है, मैं एकदम सडनली खड़ी हो रखी हूँ। तो पहले वहाँ पे थर्ड प्राइज़ आया, सेकंड प्राइज़ आया, और फर्स्ट प्राइज़ जब आने वाला था, तो हमें तो पता, हम तो कुछ भी नहीं आने, फर्स्ट प्राइज़ भी आ गया, ठीक है, फिर सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया, सबको प्राइज़ मिल गया, कोई नहीं। हमने कब सब आ गया, कुछ नहीं। फिर मैं तो फिर स्टेज से बैक से नीचे जैसे उतरने लगी, तभी अनाउंस हुआ कि आप सभी को मैं एक, तो अशोक कुमार जी के हाथ में माइक था, तो उन्होंने सडनली तुरंत एक अनाउंस किया कि मैं यहाँ की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो प्राइज़ दे दिया है। उसके बाद मैंने एक यहाँ को कला को बहुत अच्छे से मतलब मैंने परखा है। और अशोक कुमार जी ने अपने मुँह से खुद ये बात बोली, क्या, और जो मैं नाम आपके सामने लेना चाहते हैं कि उभरती हुई प्रतिभा है हमारी बटालियन की, और शायद ये जो बच्ची है बहुत आगे तक जा सकती है, इसके अंदर कुछ बात है। पता नहीं सर को क्या लगा क्या नहीं लगा, मुझे नहीं पता। फिलहाल जो सर के वर्ड थे, तो बड़ा सब लोग ताजुब, कौन है भाई कौन है। तब जब उन्होंने कहा कि मैं अपने तरीके से मुरादाबाद पूरी सिटीज़ में बेस्ट डांसर का अवार्ड जिस बच्ची को देने जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसका सहयोग करें। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत एक हार जीत का था, ये मतलब होता है कि रूल्स से तो हमने प्राइज़ दे दिया, लेकिन ये बच्ची मेरी नज़र में उस फर्स्ट से भी ऊपर है, और मैं इसको पूरी सिटी का बेस्ट डांसर का प्राइज़ दे रहा हूँ। और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये जो लखनऊ फेस्टिवल में ये बेस्ट डांसर के उससे नवाजा जाए इसको। फिर बोला मैं उनका नाम लेता हूँ, उन्होंने मेरा नाम लिया। कविता तो मतलब वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती, मेरे मम्मी पापा की आंखों से आंसू आने लग गए। और उस समय एज भी मेरी क्या थी, 16-17 साल की लगभग मैं रही होंगी। तो वो मोमेंट एक ऐसा था, तो वो जब उन्होंने ये चीज़ बोली, अब सोचो वो उस टाइम पे बोली और मैं अभी तक उस बात को फील करती हूँ, तो क्या चीज़ मेरे अंदर हुआ होगा। उसी दिन से जब मेरे को वहाँ पे बेस्ट डांसर का इतना बड़ा प्राइज़ मिला गया, उसमें कुछ मतलब बर्तन वगैरह थे, उस टाइम पे यही प्राइजेस वगैरह मिलते थे। लेकिन सोचो मुरादाबाद सिटी से बेस्ट डांसर का, फिर यहाँ से मैं चूज़ करके लखनऊ पूरे उसमें करा, और मेरा वो सारा डांस ईटीवी चैनल उस समय चलता था, ईटीवी में मेरा वो मतलब पूरा मेरा प्रमोट हुआ, पूरा डांस मेरा हुआ। और वो गाना भी याद है, छैया छैया, वो रिकॉर्ड भी अभी तक है वहाँ पे सभी चैनल्स वालों पे है। तो मतलब खुशी हुई मुझे, तो वही कहने का छोटा सा मोमेंट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा बन गया। उसी दिन से मैंने ठान ली कि मैं कुछ कर सकती। सोचो कि इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर ने मुझे बेस्ट डांसर का दिया, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते नहीं सरस्वती शायद कुछ उनके मुँह से बोलना चाह रही थी, और उसी दिन से मैंने ठान ली कि मुझे करना। और मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करा कि बेटा अगर तुझे डांस करना है चल तू ट्रेनिंग कर ले। लेकिन वो सडनली उस समय स्टडी वगैरह चल रही थी, तो पापा लोग थोड़ा सा नहीं उसको सपोर्ट कर रहे थे मेरे को कि कहाँ ये डांस वांस से। पापा ने नहीं करा उस समय, लेकिन मम्मी ने करा थोड़ा सा मुझे। लेकिन अब फिर ये कि पापा मम्मी के चक्कर में थोड़ा सा बहस वहस हो जाती थी, कहाँ इसको इसमें ये करना ही है। उसके बाद में फिर मतलब ये कि मैंने ठान लिया कि मुझे डांस ही करना है, अब मुझे डांस में ही आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बात ना सर की वो वर्ड मेरे दिल पे मतलब बस गए कि जब मैं बिना प्राइज़ लिए और सबको इतना मोह सकती हूँ, तो कुछ मेरे अंदर ऐसा कुछ तो है कि मैं कुछ तो करूँ इसमें, और मैं ऐसा कुछ करूँ कि लोग मेरे से जो जुड़े खुशी रहें, और मैं अपना टैलेंट उनको दिखा सकूँ अपनी अदाओं से, या अपना जो भी कहो कि उनको मतलब अपने पे कनेक्ट कर सकूँ। तो मेरे अंदर से एक फीलिंग आई। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद सडनली पढ़ाई करी, फिर मैंने हाथ पैर मारे स्टडी के लिए, ये वो ट्रेनिंग के लिए, तो पापा ने सपोर्ट नहीं किया। तो उस समय फिर 98 में बुगी बुगी शो आया, तो मैंने बुगी बुगी में सोनी पार्टिसिपेट। पे आता था। हाँ, सोनी चैनल पे बुगी बुगी आता था, जिसमें कि सुजाता महेश्वरी जी हैं हल्द्वानी की। तो मैंने दोनों ने पार्टिसिपेट करा था सडनली, लेकिन मैं सेकंड राउंड में आउट हो गई थी। लेकिन सुजाता जी आगे निकली थी, हल्द्वानी जी की हैं वो, तो अभी भी उनकी एकेडमी है वहाँ पे। तो ये है फिर मेरी जर्नी मतलब 98 से एक तरीके से स्टार्ट होनी शुरू हो गई। मैंने सारे फिर मैं लड़ झगड़ के जो भी रियलिटी शो के ऑडिशंस में गई देने, यहाँ तक कि मैं लड़के दिल्ली गई, दिल्ली से मैंने बुगी बुगी का ऑडिशन दिया। तो मतलब फिर मतलब मैंने स्टार्ट कर ही दिया। उसके बाद में फिर चलती रही, फिर सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मेरी जल्दी शादी हो गई कि पापा ने कहा अब ये कहीं और को भाग रही है, इसकी शादी कर दो। रियल में मेरी शादी होने का रीज़न यही था कि पापा ने शादी मेरी इसलिए कर दी कि बंद जाएगी तो इस चीज़ से इसका ध्यान हट जाएगा, और जो भी इसका हस्बैंड पढ़ाए वढ़ाए लिखा है वो शादी के बाद में बात है। तो पापा ने मेरी शादी इस वजह से फिर मेरी शादी करा दी। 2000 में मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद तो फिर समझ लो कि बस लाइफ एक तरीके से बंद भी हुई और उठी भी, दोनों ही चीज़ें को फिर मैंने बैलेंस में लिया
कि मतलब फैमिली से मैं दबती चली गई, लेकिन मैं अपने आप को ऊपर बढ़ाते चली गई। ये हुआ मेरे साथ में। हस्बैंड का सहयोग रहा इस जर्नी में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ही सपोर्ट होता तो फिर बात ही क्या थी। अभी अब मैं बताऊंगी आपको कि मेरी अभी सेकंड मैरिज हुई है, क्या कहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैंने झेली हैं। अभी मेरे 10 महीने ही हो रहे हैं मेरी सेकंड मैरिज हुए हुए। तो 3 बच्चे हैं मेरी, 2 बेटी 1 बेटा। तो मैंने बहुत लाइफ में देखा, सही बताऊँ तो बहुत इतना देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी भी लाइफ एक तरीके से देखा जाए तो कि फैमिली लाइफ में अभी भी मेरे बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन हाँ, काम के प्रति मैं बहुत संतुष्ट हूँ। काम से मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम पहली नहीं है। शादी कब तक चल पाई? पहली शादी मेरी चलने को तो सही बताऊँ तो बस एक है कि गाड़ी खींच रही थी। फर्स्ट जब मैं शादी करके गई तो कहा कुछ था, कहा निकला कुछ कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो भाई, मैं अपना डांस नहीं छोड़ूंगी और मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं एक अच्छी म्यूज़िक टीचर बनना चाहती हूँ, एमए करूँगी म्यूज़िक से। ये सब बोला, हाँ हाँ करता रहा। जब मैरिज हुई तो सडनली एकदम बदल गया वो बंदा। और बदलने के बाद में वो भी सिंगर थे, आर्टिस्ट ही थे। इस वजह से मैंने उनसे शादी करी कि मैंने तो शादी से लेकर के हमारी लाइन एक है, लेकिन वो कुछ और निकला। वो मेरे पे ही डिपेंड हो गया सारा कि कुछ कमाना नहीं, कुछ नहीं। और फिर जो मैं कुछ कर रही तो उसको भी सपोर्ट ना करना, मतलब एक तो खुद भी नहीं कर रहे, ऊपर से मुझे भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मतलब बस वही लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा, अपनी फैमिली की सुनना, मतलब ये। और मैं तो सही बताऊँ 2008 तक मैं इतना घूंघट में रही हूँ, पल्ला कर करके रही हूँ। इतना मैंने पल्ला कर रखा, मैं आपको पिक भी दिखा सकती हूँ। और खाना बनाना, गाय भैंसों का करना, सब कुछ है। लेकिन अपनी स्टूडेंट के सामने पल्ला रख रख के मैं डांस सिखाती थी। इतने मतलब रूढ़ीवादी उसमें मैं रही हूँ। ये तो मैंने मेंटेनेंस थोड़ा चेंज किया जब मैं थोड़ा बाहर बॉम्बे वगैरह रही करा। फिर तो वही मॉल के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। वरना मैंने मतलब इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी मैंने बहुत मतलब एक कहते नहीं गांव वाला बहुत माहौल मैंने देखा है इस मतलब 20वीं सदी में ही लगा लीजिए। ये है। फिर अभी आपने खुद बताया 10 महीने पहले दूसरी शादी करी हाँ है। जी। इनका एरिया ऑफ फील्ड क्या है हस्बैंड का? ये है, ये बिजली विभाग में वर्क करते हैं। और ये भी, इनसे भी मेरी मैरिज इसी वजह से हुई कि कुछ एक इवेंटरों के वजह से, मतलब जैसे मैं इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ तो किसी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। तो इनको मेरे बारे में पता लगा, इन्होंने मतलब पूरा सर्च किया। तो शायद पता नहीं अभी इन्हें दिली हमदर्दी हुई क्या, कहते तो यही है कि काफ़ी की कविता तो मैं इसलिए पसंद करा कि आपका स्ट्रगल देख के, वरना ये बैचलर थे। इनकी तो फर्स्ट मैरिज मुझी से है। तो ये बोलते हैं अभी कुछ फैमिली इश्यूज भी हुए शादी में, होता ही भाई। मैं डिवोर्सी थी, 3 बच्चों की माँ। उसके बाद में फिर एकदम बैचलर के साथ शादी करना, बहुत चीज़ें इश्यूज होती हैं। हुआ हमारा भी फैमिली मैटर काफ़ी हुआ, लेकिन ये है कि सडनली शादी हो गई। चलते रहते उतार चढ़ाव, कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि उनकी भी जो फैमिली है वो भी शायद मेरे पहले वाले ससुराल वालों जैसी ही है कि मतलब मेरे वर्क को वो नहीं करती है। बस उनको ये चाहिए कि पैसे से मतलब है उनको मतलब ये नहीं कि कविता इतनी मेहनत से इस मुकाम पे पहुंची है, मतलब वो सपोर्ट नहीं है। बस हस्बैंड का सपोर्ट है, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन कभी कभी वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं फैमिली के चक्कर में। हाँ, ये चीज़ है। लेकिन कि मतलब फैमिली सपोर्ट तो रियल बता रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अब हस्बैंड है, ठीक है, वो भी कभी कभी हो जाते हैं, हो जाता है कभी कभी। फैमिली उनके कान वान भर देती है, ये है वो है, ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है, आ जाता है इशू। तो वो बोलता है खैर बंदा अपनी फैमिली से कि भाई वो एक आर्टिस्ट है, वो कुछ भी पहने, कलाकार है एक वो। लेकिन घर में तो अपना जो भी है, जैसे रहती है एक बहू में वैसे रहती है। लेकिन अपने प्रोफेशन में वो कुछ भी ड्रेसेस पहने तो ड्रेसेस से लेके इशूज़ कर देते हैं कभी कभी ससुराल वाले। तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है डिस्टर्ब। कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है कभी कभी। आपने कुछ रियलिटी शो भी किए हैं? हाँ जी, उसके बारे मैंने में रियलिटी शोज़ किए हैं। मैंने वैसे तो सभी को पता है इतना फेमस डांस इंडिया डांस सुपर मॉम, मैंने सेकंड और फर्स्ट सीजन दोनों ही करे हैं। टीवी राउंड तक मैं पहुंची। फिर वहाँ से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुंची तो बिना सपोर्ट के पहुंची थी, कोई था नहीं। और मेरे तो उस समय तो खैर मैं पहली वाली मैरिज लाइफ में ही चल रही थी। भले हम लोग अलग हो गए थे 2010 में, मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी। लेकिन हाँ, ये है कि डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन हम वैसे अलग रह रहे थे। तो उसने बहुत इशूज़ किए कि वहाँ जाएगी, गलत काम करेगी, ये है वो है, दूसरों के थ्रू खिलवाने। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इतना फेस करना पड़ा। तो मेरे जो स्टूडेंट लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैम आप पे इतनी अच्छी आपको वो मिली है तो आप ज़रूर जाओ। और हमारे ये है कि आप सितारगंज का नाम रोशन करो, उत्तराखंड का नाम रोशन करो। तब मैं सितारगंज रहती थी, तो 2015 की बात है, 2014 की है। तो उन्होंने मुझे, मेरे शहर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मतलब जो भी बोले थे, मैम अगर आप पे ड्रेस के पैसे नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमसे लो, पैसों की प्रॉब्लम है हमसे लो। तो उन्होंने बोला। और इसमें से कि एक हमारे सितारगंज के हैं, करिश्मेटिव इंस्टीट्यूट के बंदे हैं, अमित रस्तोगी जी उनका नाम है। तो अमित रस्तोगी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब इस रियलिटी शो के लिए बहुत इनक्रेज किया कि मैम आप परेशान मत हो, आप जाओ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा शहर आपके लिए सपोर्टेड है, हम सपोर्टेड है। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन दिया कि मैम आप आगे बढ़ो। तो मुझे मेरे शहर वालों के कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और मैं पहुंची रियलिटी शो तक। और जहां पहुंची तो मैंने मुकाम हासिल किया।
सनी भाई, अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था। बहुत जी जी हम्बल जी जी पर्सन हाँ है जी और बहुत सपोर्टिव हैं हाँ हाँ और मेरे बहुत परम मित्र में से एक हैं वो। अच्छा अच्छा तो अच्छा क्या प्रकाश डालेंगे उनकी ज़िंदगी हाँ में? हाँ जरूर क्यों नहीं सनी तो एक मतलब समझ लीजिए एक मेरा बेटा जैसा भी है छोटा भाई जैसा भी है और एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। हमारा तो इतना एज गैप है लेकिन ये है कि सनी जो है वाकई में जैसे आप कह रहे हैं मित्र हैं तो आप मित्र की तरह उनको जानते होंगे तो मैं एक उसको बच्चे की तरह जानती हूँ एक दोस्त की तरह जानती हूँ एक छोटे भाई की तरह जानती हूँ। मतलब वो इतना अच्छा क्यूट सा है बच्चा। मतलब ये लगा लो जब मैं डीआईडी से जब रिटर्न में आई जब मैंने सनी से चीज़ डिस्कस की सनी मुझे अब यहाँ के लोग को आगे बढ़ाना है तो उसने बिना सोचे समझे मतलब मेरी बात भी नहीं सुनी तुरंत कट मारा बोला मैम मैं आपके साथ में हूँ। तुरंत सनी बोला कि मैम मैं आपके साथ में चलो अब तो आप कलाकार बन गया है वो उस समय तो स्ट्रगल उसकी भी लाइफ चल रही थी। तो उस बंदे ने मतलब मेरा प्रोजेक्ट सुना भी नहीं तुरंत उसने आधे से बोला मैम मैं आपके साथ हूँ कोई हो या ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने कहा देखो तो बोला मैम आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मैं आपको दूंगा आपको चाहे स्टूडेंट चाहिए या करना जैसा भी आप करो। तो सडनली फिर मेरा जब ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा इवेंट लाइन में जब मैंने कदम वैसे तो मैं इवेंट दूसरों के करती थी। तो 2016 पे जब मैंने इवेंट जब मुंबई से मैं रिटर्न आई मुंबई से आने के बाद में जब सनी से मैं डिस्कस करा तो मैंने कहा सनी अभी मेरे को अपना प्रोफाइल बनाना है तो अभी एल्बम शूट करना है और ये गाना एक तो वो जो मेरा इवेंट जो फर्स्ट टाइम था वो फॉरेन की क्लाइंट का एक एल्बम मुझे प्रोमो शूट करना था। तो मैंने कहा सनी इसमें एज ए लीड मुझे करना है। तो होते ही उस समय थोड़ा सा खैर मैं थोड़ा फैटी टाइप से भी थी क्योंकि एकदम जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी तो मैंने उस समय मेंटर करना स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा सनी क्या करें अब बता ये गाना है तुझे मुझे उठाना है तो वो यादगार मोमेंट है वो एल्बम भी है वो शूट भी है मेरे पास मैंने यूट्यूब में डाल भी रखा और वो लोगों ने मुझे बहुत पसंद करा। तो मैंने कहा तू मुझे कैसे उठाएगा मैं तो इतनी मोटी हूँ। तो बोला मैम उसकी चिंता मत करो मैं आपको उठा लूँगा बस ये एल्बम प्रोमो हिट होना ही चाहिए और आप जो इस लाइन में हो और ये आप मैं चाहता हूँ कि आप उस मुकाम पे पहुँचो मैम क्योंकि मैंने देखा है आपको स्ट्रगल क्योंकि सनी तो वैसे तो एज ए उसमें तो सब पहले से ही जानता था लेकिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो हमने वो गाना शूट करा उसका एल्बम भी है उसके फ़ोटोज़ भी लोगों ने बहुत पसंद किए और जिस क्लाइंट के लिए वो एल्बम बनाया आप यकीन नहीं करेंगे उससे मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी उस वीडियो एल्बम से बहुत मतलब क्लाइंट ने इतना पसंद करा इतना पसंद है कहने कि मैं उस समय थोड़ी हेल्थी थी और उस समय सनी भी इतना बच्चा था 2016 की बात बता रही हूँ अब तो चलो थोड़ा बड़ा भी हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मोमेंट क्या रहा होगा। लेकिन फिर भी लोगों ने हमारी जोड़ी इतनी पसंद करी डांस में इतनी तब से मैंने उसको सनी को अपना डांसिंग पार्टनर बना लिया था कि जो भी कोई अच्छा एल्बम होता है तो मैं उसी के साथ शूट करती हूँ। तो मतलब उसने जब मुझे उठाया तो होता ही है थोड़ा बेचारा मतलब हाफ सा रहा था लेकिन फिर भी उसने वो गाना कंप्लीट करा मुझे गोदी में उठाया और बहुत अच्छा मतलब इतना अच्छा वो रिहर्सल हुआ और बहुत लोगों ने उस गाने को पसंद भी करा और जिस क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था उसने तो बहुत पसंद करा। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा तब से मतलब वो बंदा मेरे दिल में बस गया कि एक तो बंदे ने मतलब मेरे इतना सपोर्ट करा और मेरी जो इवेंट लाइन की जर्नी में सनी जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस समय ये है। मैम आप कई कोरियोग्राफर, इवेंट जी प्लानर, आर्टिस्ट और एक प्रोड्यूसर भी हैं। हाँ तो प्रोड्यूसर की एक जर्नी कैसी रहती है? बहुत टफ होता है? हाँ होती तो है टफ क्योंकि प्रोड्यूसर की जर्नी ये होती है देखो एक तो प्रोड्यूसर वो होता है कि एक प्रोड्यूसर भी इसमें मैं कहूँगी इसमें के भी दो रूप होते हैं। दो रूप ये होते हैं कि एक तो ये होता है कि एक बंदा टैलेंट को पसंद करता है लेकिन वो शायद कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो खुद टैलेंट अपना नहीं निकाल सकता है या खुद एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता है या कुछ भी रीज़न हो सकता है XYZ में जो भी मतलब होता है। तो वो ये चाहता है कि भाई अगर वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग है तो वो ये चाहता है कि भाई जो चीज़ मैं नहीं कर सका तो मैं किसी के थ्रू इस पैसों को लगाऊं और अपनी जो इच्छाएं हैं उसको व्यक्त करूं। वैसे मेरी जैसे प्रोड्यूसर जो होता है उसकी जर्नी ही यही होती है कि जो हम प्रोड्यूसर होते हैं जब हम पैसा लगाते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमारा यही होता है कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए तो हम उन दूसरों से वो चीज़ करवाएं हाँ एक्सपेक्ट करें और उसको हम अच्छे से क्लियरिटी में उसको लेके आएँ। और दूसरा ये होता है कि एक होता है कि यार कि है बहुत चीज़ें हैं क्या करना है एक वैसे इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ एक अर्निंग के लिए कि हाँ भाई ये अच्छा आर्टिस्ट है हमने इसके ऊपर हमने प्रोड्यूस कर दिया है और इससे हमें शायद और दुगना मिल जाए। तो दो चीज़ पहलू हो जाते हैं। तो इसमें है कि हर किसी की सोच अलग अलग है। तो लेकिन जहाँ जो पहला वाला मैंने जो बताया है कि जो चाहता है कि जो मैं चीज़ नहीं कर पाया और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे उसको वो चीज़ वापस मिल जाए तो वो एक अपनी भावनाओं को उस पैसों से वो करता है मेन तो
वही सेकंड वाला तो चलो ये है कि अर्निंग वाली बात अलग हुई कि उसे कमाना है, लगाना है। तो शायद हम भी जब प्रोड्यूसर है, हम भी जब हम कुछ शूट्स करते हैं तो हमारे भी, आपको सबको पता है कि एक्सपेक्टेशन तो सबके होते हैं हाँ मैडम। सबके ही होते हैं कि अच्छा अब ये है कि मैंने भी खैर ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया है, एक दो अपने पर्सनल में ही मैंने करा है खुद ही, क्योंकि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने खुद ही इस चीज़ को करा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहते थे कि मैम हम एक मूवी बनाना चाहते हैं या कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, तो हम पे पैसा नहीं है, आप क्या हमारे लिए इन्वेस्ट करोगे? तो मैंने उनकी कहानी सुनी, मैंने कहा अच्छा लगा। तो कुछ रियल पे ही थी, ओके रियल पे मैं ज़्यादा मायने रखती, तो मैंने उसको करा। ये मेरठ की कंपनी थी, तो इसमें कि यहाँ के कलाकार हैं संजय मौर्य जी, ये अटरिया मंदिर पे, वो भी एक आर्टिस्ट ही है वैसे। तो इनकी एकेडमी में अभी फ्रीलांसर में टीच भी करती हूँ डांसिंग। तो उस समय वो लोग मुझसे मिले थे, तो मैंने उनके लिए वर्क करा, तो मैंने फिर उसमें पैसा भी लगाया अपना। तो यह है कि ठीक है, वो एल्बम ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने कहानी सुनी थी, कहानी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन जो आर्टिस्ट वगैरह थी तो कुछ मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जिसकी शूट काशीपुर में हुआ था, रुद्रपुर में हुआ था, अटरिया मंदिर के पास में, और जिसमें बहुत सी चीज़ें थी, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाई। तो फिर मैंने थोड़ा सा, फिर मैंने कहा चलो ये प्रोड्यूसर का जो है आगे करेंगे, फिर मैंने ब्रेक कर दिया मान लो उस समय। मैं प्रोड्यूसर की बात इसलिए कर रहा हूँ, भूषण सर से भी मैंने इस बारे में बात जी की जी थी, जी क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब खड़ा होता है जी। तो वो अपने प्रोजेक्ट में हजारों लोगों को काम दे रहा होता है, हजारों लोगों के सपने पूरे कर रहा होता है कहीं ना कहीं। जी जी तो जी। प्रोड्यूसर का प्रमोट होना ज़्यादा जरूरी है। हाँ अगर आज बहुत। नेगेटिविटी आ जाती है तो जी। प्रोड्यूसर निकल के नहीं आएंगे, अगर ना। प्रोड्यूसर ही निकल के नहीं आएगा हाँ। तो आर्टिस्टों को काम देगा कौन और बिल्कुल मौका देगा बिल्कुल कौन? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात तो से। एज ए प्रोड्यूसर बनने में आपने फाइनेंस किया किसी कंपनी से रिलेट होके या खुद का प्रोडक्शन नहीं, हाउस? मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। किस नाम से? कवि इवेंट प्रोडक्शन ही है, और मैं वैसे एक एनजीओ भी चलाती हूँ। और एनजीओ में मैं ये, जैसे ये है कि जो गरीब बच्चे टैलेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं उनको मॉडलिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग, सिंगिंग, एजुकेशन सब मैं फ्री करती हूँ उनके लिए। मैं मतलब जो मेरा खुद का एनजीओ है। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहा? रजिस्ट्रेशन का यह है कि देखो, मैं जैसे जिन लोगों से पहले मैं जुड़ी थी, तो मैं उनके अंडर में काम करती थी, तो उसमें उनके अंडर में काम करती थी, तो बैनर उनका था, लेकिन काम मैं सारा करती थी, बस इनका नाम था। क्योंकि मैं उस समय इसलिए अपना नहीं करना चाह रही थी कि क्योंकि मेरे को बहुत मेहनत करनी थी, तो मैं सोची चलो मुझे क्या, बैनर तो मुझे मिल ही रहा है, तो मैं दूसरों के बैनर के थ्रू काम करती थी। काम सारा मैं ही करती थी, लेकिन बैनर किसी और का होता था। तो फिर उसके बाद में फिर सब लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि मैम आप इतनी मेहनत करते हो, बैनर किसी और का। तो मतलब जब मेरी जर्नी में, जब मैं पूरी थोड़ी सी 2016 2017 में वाली स्टैंड हो गई, फिर मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, तो आपको ना अपना ही बैनर बनाया जाए। बैनर तो खैर मेरा नाम तो पहले से ही चला था, ये कि पहले मेरे एकेडमी का नाम कविराज था, फिर सडनली वहाँ से ब्रेकअप हुआ, तो फिर मैंने अपने ही नाम से सारा कुछ कवि के नाम से कर लिया, कवि डांस क्लासेस, कवि फाउंडेशन। तो उसके बाद में फिर जब ये बैनर वाली बात आई रजिस्ट्रेशन की, तो फिर बोले मैम करवाओ। फिर उसके बाद में कुछ पॉलिटिशियन लोग मेरे कांटेक्ट में आए, और ये जो भी मतलब ये है जो संस्कृति विभाग है, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो बोले मैडम आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो। क्योंकि देखिए एक मॉडलिंग, एक्टिंग और डांसिंग में आप समझ सकते हो कितना पैसा लगता है भाई, इतना तो आपको भी गौतम जी नॉलेज होगा, सॉरी दीपक जी। तो क्या कहते हैं कि इसमें कितना कितना पैसा लगता है लोग आगे बढ़ने के लिए। वो मॉडलिंग में आप देखिए ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, एक्टिंग का लगा लीजिए कितने कोर्सेज होते हैं, आप बॉम्बे में जाइए कितना स्ट्रगल है। तो मैं ये सब चीज़ें मैंने फिर ये कहा कि मैं फ्री दूंगी सबको, चाहे कितना भी पैसा लगे। मैं चाहे उनको किसी सोर्सेज से बुलाऊं आर्टिस्टों को ट्रेनिंग के लिए, या उनको कैसे भी बुलाऊं, वो मेरी हेडेक है, लेकिन मैं उन बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दूंगी जो वाकई में टैलेंटेड है और नहीं इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सब लोगों से जब डिस्कस करा, तो बोले मैम आपको तो रजिस्ट्रेशन की मतलब बात उन्होंने बोली कि ज़रूरत नहीं, हम तो वैसे ही आपके साथ में, आप बताइए हम पैसा आपको देंगे, आप करो, आप बच्चों को निकालो आगे, क्योंकि इस लाइन को एकदम ही दब चुकी है आर्टिस्ट लाइन, और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू इस चीज़ को वो हुए। तो बोले आप रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए, वरना आप, हम खुद आपके सपोर्ट में हैं। तो मैंने कहा कराना तो पड़ेगा, देखो होता ही है। तो फिर मतलब इस तरीके से फिर मैंने करवाया, उसको एक बैनर का नाम लिया। फिर जो अभी हरिद्वार में जैसे बताई, तो हमारी कामाख्या ट्रस्ट है हमारी मेन, फिर हम लोगों ने अपना करके फिर ये काम स्टार्ट कर दिया 2017 से, मतलब ये है फिर अपना। हनी भाई जो हैं वो मेरे गुरु भी रहे हैं, जी, कभी जी। डांस सीखता था मैं जी, जी, उनका, जी, मेरे जी। भाई, और अच्छा। काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है उनके लाइफ का, जो भी हाँ थोड़ा जी, बहुत कर हाँ पाता हूँ जी जी जी। तो वो है। तो हनी भाई की ज़िंदगी पे कुछ अभी हाल ही में उनका कुछ? हाँ देखो, पता तो चला था सडनली, अभी 15 दिन उनकी डेथ से पहले मेरे पे जब उनका मैसेज आया, तो उनको पता लगा कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। तो हनी का कुछ लोगों ने हमारे बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी कि हनी जी वैसे तो मतलब वो एक मेरी है कि मैं, जैसे मैं किसी के बारे में बात सुनती हूँ ना, तो मेरी एक आदत है कि मैं किसी को ना उससे पूछती हूँ, मैं डायरेक्ट उसी बंदे से पूछती हूँ। तो कुछ बातें मुझे सुनने में आई थी,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने हमारे बीच में कर दी थी कि शायद होता ही कि मैम अब इस मुकाम पे पहुंच गई तो हनी भाई का मैम से कॉन्टेक्ट, कहते हैं ना एक जेलिसी टाइप से, क्योंकि होते हैं कई लोग इसमें, देखो आप भी इस चीज़ को मानेंगे। तो कुछ लोगों ने हमारे बीच में मतलब ऐसे मतलब तुड़वाने की कोशिश करी कि अरे मैम तो हनी भाई देखो मैं तो भाई इतनी पुरानी आर्टिस्ट हूँ, सब मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, तो सबसे सीनियर हूँ मैं इस इलाके में, तो वैसे ही लोग मुझसे अटैच हैं। तो कुछ लोगों ने मेरे कान में ऐसी बात डाली कि हनी आपके बारे में मैं ऐसा बोल रहा था वैसा बोला, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, शायद कहीं से सुन भी रहा होगा। तो लेकिन हनी मेरे लिए बहुत अच्छा बंदा था, वो भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में इन्वॉल्व है, और वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो करा, तो मैंने हनी को फ़ोन करा, तो मैंने कहा हनी है, मुझे ऐसे बात सुनने में आई। तो हनी ने सिर्फ एक बात बोली, मैम ये जो दुनिया है ना ये कभी किसी का भला नहीं चाहती। हनी ने मुझसे यही बोला, बोले मैम मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मुझे पता है कि आप चीज़ क्या हो, और आपका वही चीज़ एक ही बात बोली बंदे ने कि मैम मेरे को पता है कि आपने कितना मेहनत करके आप इस लाइन पे पहुँचे और आपने अपना को कैसे मेंटेन करा। क्योंकि जब मैं इस रैमो सर का जब डांस प्लस फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने उसकी रिहर्सल हनी के एकेडमी में ही करी थी। तो उसी बात को लेके कुछ लोगों ने अब मैं क्या नाम बोलूँ, शायद वो उसके वहाँ पे जो कोई गर्ल्स वगैरह सिखाती थी, अब नाम में यूज़ नहीं करूँगी, तो उसी ने कुछ उनकी जो जो असिस्टेंट भी, थी। हाँ चलो छोड़ो, तो उसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी वैस वाली, वो ये रही कि अरे आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपके सर है तो आप उन्हीं के बारे में इतना वो बोल रहे हो, तो ये तो उनकी हेड है कि पर्सनल प्रॉब्लम, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने क्लियर आउट कर ली, तो उसने एक ही बात बोली कि मैम मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, अगर मेरे से आपको कोई शिकायत है तो मैं आपको 10 बार भी सॉरी बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कुछ जेलेसी के मारे लोग चाह रहे हैं कि अब मैम इतना वो अचीव कर लिया तो हो सकता है कि हनी ना जुड़े, तो उसने मुझे यही बात बोली, तो मुझे अच्छा लगा। फिर बोला था मैम आपसे मिलना चाहता हूँ, और एक कुछ नया प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट बता रहा था कोई डांसिंग वांसिंग का, तो उसके साथ में मुझे आपके साथ में मिलकर काम करना है। इतना मुझसे 15 दिन पहले उसकी डेथ से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मिलती हूँ आपसे। फिर सडनली फिर बेचारे का फिर पता चला, मैं गई थी जब आईसीयू में था, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी समझिए लास्ट मैं उसको देख के आई थी, मिल के आई थी उसके पेरेंट्स से, और बोला भी उससे, मैंने कहा नहीं तुम क्या हो गया तुम्हारे साथ में, अब वो तो बेचारा था ही उसी में ही, मतलब वो सीन में देख नहीं सकती, मतलब रोना भी आ गया मुझे, क्या बोलती मैंने कहा हनी तुम तो 15 दिन बाद मेरे साथ काम करने वाले थे, मन में बोला मैंने कहा चलो जो भी है, अब क्या कह सकते कि डॉक्टर ने तो मना ही, वो तो बस एक तरीके से फॉर्मेलिटी के लिए बेड पे लेटा होता, डेथ तो उसकी हो ही चुकी थी। तो मतलब बहुत अजीब सा लगा मुझे उसके बारे में। और उसके साथ में अचीवमेंट इसलिए मेरा था कि जब मैंने वैसे से बताया रेमो सर का जब डांस प्लस ऑडिशंस आया था, तो जब मैं स्ट्रगल लाइफ से गुजरी थी, मेरे पास जगह नहीं थी डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं सितारगंज से, मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा इश्यूज़ कर दिया था कि मैं आगे ना जा पाऊँ, तो मैं जब यहाँ आई तो मैं बहुत रो रही थी, तो सडनली मैंने सैम से बात करी थी, तो सैम के पास भी उतना मतलब टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी भी क्लासेस चल रही थी बिल्कुल, मतलब मेरे को रिहर्सल का टाइम नहीं था। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने हनी को बोला, मैंने कहा हनी मेरा शो आ रहा है और मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ। तो बोला मैम सुबह से मेरे 7 बजे से 8 बजे से भी बैच है, 8 से 9 भी बैच है, 10 से 11 भी बैच है, और बस 1 घंटे का टाइम है, आप 11 से 12 प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप यहाँ पे आ जाओ, तो इतना मैं आपको कर सकता हूँ। फिर मैं 11 से 12 बजे मैं उसके वहाँ पे पहुँची प्रैक्टिस के लिए, तो लेकिन उसने मुझे 11 बजे तक बोला था, लेकिन उसने मुझे 2-3 घंटे प्रैक्टिस के लिए दिए, मतलब 4 दिन मैंने उसके वहाँ प्रैक्टिस करी, तो इतना उसने मुझे सपोर्ट करा। तो बस वही जो मैं बता रही हूँ, उसकी जो भी वो असिस्टेंट थी, तो वो काफ़ी जेलस करती थी, तो वो बोल रही थी आप इतना मैम को सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो उसने बोला पहले ये देखो मैम है, वो हमारी सीनियर हैं वो, और हम एक आर्टिस्ट हैं, तो उसने मेरे लिए अपनी असिस्टेंट को लड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो कुछ वो उसी बात से लेकर उन लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अब वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम था, क्योंकि ये तो उनको सोचना चाहिए ना, लेकिन फिर भी हनी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। तो मैंने उसके बाद 4-5 दिन बहुत रिहर्सल करी, और बहुत अच्छा। फिर ऑडिशन में भी वो मेरे को, जहाँ मेरा ऑडिशन था वो भी अपने स्टूडेंट को लेकर आया था, वहाँ मिला, तो बोल भी रहा था कि मैम बहुत अच्छा करा, ये है, मतलब बहुत अच्छा सपोर्टेड बंदा था मेरे लिए, तो बहुत सपोर्टेड था, बाकी बाकी अच्छा ही बंदा था, मतलब ये है। कोई ऐब है आप में? ऐब ऐब मेरे में ऐब क्या ऐब तो वैसे तो मैं क्या बताऊँ, मेरे में एक ऐब जरूर है कि मैं ना लोगों से जुड़ने की बहुत जल्दी कोशिश करती है, मेरा ऐब ही समझ लो एक तरीके से ये अच्छा ही समझ लें। ये अच्छा है, ये ऐब है कि मैं ना हर किसी से ना बहुत जल्दी मतलब फ्रेंडली होती हूँ, पता नहीं क्यों। लोग मुझे इस बात को लेके बहुत, लोग कहीं मुझे कहते भी कि मैं मत कर, लेकिन मैं कहती हूँ मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती। मैंने कई बार, क्योंकि होता नहीं कि मैं कई लोग पे हाँ ट्रस्ट करती हूँ, वो लोग मुझे शायद हर्ट कर देता है, वो कर देता है, लेकिन ये मेरी बहुत गंदी आदत है, चाहे वीकनेस का हो चाहे कुछ को। ये बात तो मैं कहूँगी कि मैं सबसे फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है,
समझती, क्योंकि मुझे ना उदास बैठना पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ अगर कोई उदास भी ना, अगर वो मेरे कांटेक्ट में आ रहा है तो वो खुश हो जाए मेरे वजह से। मेरा मतलब ये ऐब है, एक लत समझ लो, लत ही समझ लो कि मैं किसी को ना दुखी नहीं देख सकती। मैं खुश रहना चाहती हूँ लाइफ में, और मैं अपने साथ से जुड़े लोगों को भी दुखी नहीं देख सकती। मतलब मैं कहती हूँ यार मेरे पास किसी चीज़ की सुविधा है और मेरे पास कोई आ रहा है, भले कुछ नहीं तो मैं उसको सपोर्ट करूँ। एक दफ़ा मैं पीछे रह जाऊँ लेकिन मैं उसको सपोर्ट करूँ। तो मुझे पता नहीं क्या अंदर से ही, पता नहीं एक कीड़ा है, क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ नहीं कह सकते। मुझे किसी को ना मतलब दुखी नहीं देख सकती, भले वो किसी रीज़न से मेरे पास आ रहा है, या मेरे को धोखा देने के लिए मेरे पास आ रहा है, या मेरे से बदला लेने के लिए आ रहा है, या मेरा एंटी है। अगर वो मेरे पास आ रहा है और अपनी बात कह रहा है कि मैं आपसे ये चीज़ चाहता हूँ, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि बंदा खुश रहे, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। ये मेरे अंदर एक ऐब है, लत ही समझ लो। तो मैं ये कि लोगों में मैं ना अपनी खुशियाँ ढूंढती हूँ, ये है। आपका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, जी। काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रही हैं, एक बहुत। मैरिज, 2 मैरिज, फिर बच्चे संभालना, सारी जी जी चीज़ें। जी जी। उसके बाद भी आज आप, मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रह रही हैं। हाँ। तो इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि कुछ कर जाएँ? और फिर भी क्योंकि हाँ। पर्सनल डिस्टर्बेंस से गुजरना, आप देखते होंगे मैरिज से पहले कुछ लड़कियां होती हैं सिर्फ हाँ। एक ब्रेकअप के बाद टूट हाँ जाती हैं, हाँ बिखर हाँ जाती हाँ, हैं सही बात है। और सारा ख़त्म कर लेती हैं, और बहुत सही सारी बात चीज़ें है। मैंने देखी हैं, लेकिन आप इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद। हाँ, ये तो है। जैसे मैं अभी बोला कि सेकंड मैरिज के बाद भी मुझे अभी अपना इन लॉज का सपोर्ट नहीं है। मैं जैसे बताया आपको कि अभी भी मेरे हस्बैंड को वो जो लोग आप चाहती थी, जो सोच के आई हाँ, थी, वो फिर नहीं मिला। फिर नहीं मिला। कहीं ना सही, कहीं चीज़ हाँ, वही कहीं न कहीं वही फेल। हो गई, क्योंकि हो जाता भी 1-2 महीने से भी थोड़ा भी, अभी एक तो लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ी हमारा डिस्टेंस, अभी मेरा हस्बैंड भी मेरे पास में नहीं है, वो भी वहीं सेटल नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगी। तो आपने सही क्वेश्चन करा, अच्छा ही कि आपने ये क्वेश्चन करा, आप नहीं भी करते तो मैं आपको बता देती थी पबजी। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि मुझे कहाँ से मिलता है। सही बताऊँ, मुझे ईश्वर से मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इस फ़ील्ड में, मैं सही बताऊँ, मैं माहौल के हिसाब से रहती हूँ। जब मैं भक्ति माहौल में होती हूँ तो मैं पूरी मतलब एक इंडियन वूमन जिसे बोलते हैं, शायद अभी आप मुझसे फर्स्ट चांस मिले हैं, अभी आपसे आगे मेरी मुलाकात होगी, तो आप और मुझे जानने की कोशिश करेंगे। और जब मैं मॉडलिंग लाइन या अपने प्रोफेशनल लाइन में होती हूँ तो मैं बिल्कुल इतनी मॉडल होती है कि कोई मुझे देख के नहीं कह सकता कि कविता मैम ही हैं करके। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके कितने रूप है। रियल बता रही हूँ मैं आपको, लोग वाकई में जो मुझसे जुड़े वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाकई में मैम के कितने रूप हैं। और जब मैं फिर एक मतलब कहते हैं कि एक गृहस्थ वाले जीवन में आती, तो मैं एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक पत्नी की तरह बिल्कुल वही बन जाती हूँ। जब माँ के रूप में आती हूँ, बिल्कुल एक जो इंडियन माँ मदर्स होती हैं, बिल्कुल वही चीज़ करती हूँ मैं। तो मैं हर रूप को मैं फॉलो करती हूँ। और जब मैं किसी की दोस्त होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हमारे जो भी कि बॉयज़ मेल ज़्यादा ही फ्रेंड सर्कल में भी देखो, एक लाइन ऐसी हमारी इवेंटर है, हम लोग आर्टिस्ट, तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा तो हमारा मेल से ही कांटेक्ट रहता है। तो जब मैं उनके साथ में होती हूँ तो उनकी एक अच्छी दोस्त बन के, मैं दोस्ती को गलत नहीं मानती, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा, सही बताऊँ, पवित्र रिश्ता है कि जहाँ अपने नहीं खड़े होते ना, वहाँ दोस्त खड़े होते हैं। लेकिन अब ये है कि हम दोस्त को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लोग दोस्ती को गलत ले आते कि कहते हैं कि लड़का लड़की की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस बात को कट करूँगी कि लड़का लड़की की जो सबसे अच्छी दोस्ती होती है ना, शायद वो लड़की लड़की की नहीं हो सकती, लड़के लड़के की नहीं हो सकती। और एक लड़के लड़की, मैं आज इस बात को शायद कोई डिसअपॉइंट करे तो करे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्योंकि मेरी, जब मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, तो मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, ना फाइनेंशियली करा, ना मतलब ना तन से ना मन से, किसी चीज़ से नहीं करा। लेकिन मेरे जो दोस्त लोग थे जिनसे मैं डिस्कस हूँ, उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट करा, फाइनेंस भी सपोर्ट करा, और मुझे आगे भी बढ़ाने की वो करी। ऐसा नहीं कि उनके साथ मेरा कोई गलत रिलेशन हो या मेरा अफेयर हो, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं वो दोस्ती से निकल के आ चुकी हूँ। और आज भी मेरी लाइफ में वो दोस्त आज भी मौजूद हैं जो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो मैं मानूंगी दोस्ती एक ऐसी पवित्र चीज़ है ना कि उसको लोग, बस ये कि आजकल के समाज लोगों ने गलत नाम दे दिया, लेकिन दोस्ती कभी गलत नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। लेकिन ये है कि हम दोस्ती को कैसे आगे तक ले जाएं। तो ये मोटिवेशन इसलिए आता है कि जब मैं ऐसी स्थिति में आ जाती थी, जब मैं टूट जाती थी, अरे मेरे साथ गलत हो गया ये, तो मैं बस आंखें बंद करके, मैं भोलेनाथ जी हमारे रिश्ते हैं, तो मैं उनको नाम लेके स्मरण करके, माता रानी का नाम करके, ठंडे दिमाग से 5 मिनट में मेडिटेशन करती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे वही आवाज़ देते कि अब तुझे अपने आप को हीलिंग करना है, अपनी पावर को निकालना है, इन चीज़ों को छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल भूल जा। और तू क्या है, तू ये रख, तू दुनिया में क्यों आई है। मुझे एक आवाज़ आती है अंदर से आत्मा की कि तू ये करने आई है, तुझे यही करना है। तू मत कहे कि तेरे को ये दुखी कर रहा है, तेरे लिए ऐसा बोल रहा है या वो कर रहा है। उसी समय से बता रही मैं 2000, जब मैं पूरी लाइफ मेरी टूटी थी, करते 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 आज मैं इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ ना कि मैं अब कितना भी बड़ा दुख आ जाए मेरी लाइफ में, कितना भी बड़ा आ जाए, मैं रोती नहीं हूँ। मतलब रोती हूँ वैसे तो, रोना आ जाता है कभी कभी, जब इमोशनल होती हूँ, जब अकेले मैं शांति से बैठती हूँ तो उस समय मुझे रोना ज़रूर आता है। लेकिन उस समय रोना नहीं आता है कि
जब मैं अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तू इस दुनिया में किसी के लिए आई है, तुझे तेरा मकसद है वो तुझे पूरा करना है, ये तो सिर्फ एक मोह माया है, बच्चे हैं, फैमिली। रियल बता रही है, मेरे अंदर आत्मा की आवाज़ आती है, तो इस दुनिया में जब तक है, जब तक इस धरती में है, तो कुछ ऐसा कर कि मुझे भी फ़ख्र हो कि हाँ मेरी बच्ची है। अब वो इस ईश्वर की आवाज़ होती है, किसकी आवाज़ होती है मुझे नहीं पता, तो मैं हंसते रहती हूँ। तो कितना भी गम हो मैं हंसते ही रहती हूँ मैं किसी को नहीं मतलब वो करती हूँ कि हाँ कि मुझे थोड़ा सा दर्द है, ये है, तो ये चीज़ को मैं करती हूँ। तो ये कहते नहीं कि एक मेडिटेशन ही समझ लीजिए, हीलिंग पावर जिसे बोलते हैं, तो वो ऊपर से मुझे शक्ति मिलती है और किसी से नहीं मिलती। और बाकी जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग हैं, उनसे थोड़ा सा मुझे सहयोग मिलता है इन बातों के लिए। कहना ये बहुत ईजी है, लेकिन जब सोसाइटी फेस करना पड़ता है, हाँ और आज भी क्या आपको सफाई देनी पड़ती है इतना कामयाब होने के बावजूद अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, या हाँ अपने बच्चों को, अभी भी कि देनी मैं पड़ती है। ठीक हूँ? हाँ देनी पड़ती है या अभी भी कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लगता है, अब जैसे मैंने अभी बताया है कि कुछ अभी सडनली होने के बाद में भी अभी उतार चढ़ाव, जब लोग के ड्रेस पे इशूज़ बना लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा जो रियलिटी शो जा रहा था और अभी कुछ प्रोमोज में अभी हरिद्वार से अभी 21 मार्च को शूट से वापस आई हूँ, तो उसमें कुछ ऐसे थे, तो वो ड्रेस पे ऑब्जेक्शन कि ये क्यों पहना, लाइक अरे वो बंदे भूल जा रहे कि भाई बंदी एक आर्टिस्ट है, अब वो अपनी वहाँ पे कर रही है, और जो वहाँ से मैं अर्निंग करूँगी तो अपनी फैमिली के लिए ही तो करूँगी। ये तो उनकी सोच देखी मेरे इन लॉज की, तो कि ऐसा क्यों पहना, लोग कह रहे, जबकि कोई कुछ नहीं कहता है, कोई कोई रिलेशन वाला नहीं बोलता, लेकिन वो उनकी थॉट है मेरी इन लॉज की, ठीक है, सिस्टर इन लॉ की, मदर इन लॉ की, कि ऐसा है वैसा, तो मैं सुन लेती हूँ, कान से सुन लेती हूँ, मेरे कान तक बात आ जाती है, मेरे हस्बैंड बताए या कोई कुछ भी बताए मेरे को, तो मैं चुपचाप शांत हो जाती हूँ। मैंने कहा बोलने दो उनको जो बोलना है, मैंने कहा सब ऊपर वाला देख रहा है ना, बस उसकी नज़र टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं तो थोड़ी देर में शांति से बैठती हूँ, सोफे पे बैठती हूँ, बेड पे बैठती हूँ, सोचती हूँ चीज़ को कि इतना होने के बाद भी, इतना सपोर्ट करने के बाद भी, ये देखो फिर भी कहीं ना कहीं मैं नहीं, मुझे समझ रहे हैं, और ये नहीं समझ कि उनकी जो बहू है इतनी बड़ी है और इस लायक है इस चीज़ को, मतलब बहुत अजीब सा मुझे फील होता है उस समय कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, भगवान या तो तू, फिर मैं वो ये बात ज़रूर सोचती हूँ कि भगवान या तो तू मेरे को, इस बंदे को मेरी लाइफ में नहीं भेजता, मैं अकेली ही ठीक थी, अकेली स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन फिर भी अगर तूने मेरे को इसको बंदे को खुद मेरी लाइफ में भेजा है, भाई ये तो संजोग तो ऊपर वाला ही बनाता, मेरे शादी, मेरे नसीब में 2 शादियाँ थी तो होनी थी, हुई, और मैंने इसलिए करी कि मैंने कहा चलो मेरे को भी एक हस्बैंड का प्यार नहीं मिला, फिर इन्होंने ही प्रपोज मुझे करा, सब कुछ देखने के बाद भी, तो यही मेरी लाइफ में आई, मैं इनकी लाइफ में नहीं गई। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि यही मेरी लाइफ में आए थे, मैं इनकी लाइफ में नहीं गई, मैंने इनको इग्नोर करा, लेकिन फिर भी नहीं कहा, नहीं कविता मैं आपसे ही शादी करूँगा, ये है वो है जो भी है फिलहाल। तो इसलिए मैं इस चीज़ को भी फिर मैं ये सोचूँ कि यार जब अब ये बंदा के फैमिली वाले इसको वो ऐसे कान भरते हैं या कुछ करते हैं, तो बंदा मेरा साथ देता, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सुन लेता है, थोड़ी सी बोल देता है कुछ थोड़ा, तो वहाँ थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ उस चीज़ को, मैं कहीं कोई बात नहीं, कह दिया ना उन्हें, बस मेरे को अपना आप को ग्रोथ करना है, मैं ये चीज़ सोच के फिर चुप हो जाती हूँ, तो दिखाती हूँ कि हाँ अंदर से मैं भले ही थोड़ा सा हर्ट हो रही, लेकिन मैं बाहर जा ही नहीं करती उस चीज़ को, लगता है मुझे अंदर से थोड़ा सा, मैं मतलब कवर कर लेती हूँ उस चीज़ को। तो मैम आपका करंट स्टेटस क्या है, अभी आप क्या कर रही हैं? हाँ जी, इस समय मैं एक अपने होम प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, जो कि बहुत आने वाले समय में मैं मतलब लोगों से अपने लिए विशिंग चाहूँगी इस मैटर को लेके, और मैं चाहूँगी उन सबका सहयोग मुझे मिले, जो भी मेरे एनजीओ टीम है और जो मेरे को सपोर्टेड फ्रेंड्स एंड फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी कुछ लोग पॉलिटिशियंस मुझसे जो जुड़े हुए हैं, जिनका मतलब जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो सभी का सहयोग है। तो उसमें मैं एक बहुत जल्दी एक एनजीओ की, एनजीओ तो वैसे मेरा खुद का ही है, तो मैं एक नया एनजीओ और स्टार्ट कर रही हूँ। उस एनजीओ में मैं स्टडी एंड टैलेंट को फ्री ऑफकोर्स ट्रेनिंग देना, तो ये चीज़ मैं बहुत एक जल्दी सेटअप डालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें से मैंने काशीपुर सिटी जो मतलब है उसको चूज़ किया है। बाकी रुद्रपुर में भी है ब्रांचेस डालने का, इसका एक सेटअप डालने का, वो अभी मैं क्लियर आउट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी देखते हैं अभी कोरोना की क्या स्थिति है, और कोशिश ये करूँगी जो उत्तराखंड में जो मेरी नियर की सिटीज़ हैं, जहाँ पे मैं वर्कशॉप देती हूँ, जो मेरी खुद की पर्सनल सिटीज़ हैं, तो उनमें मैं ये सेटअप डालूँ। तो ये है मेरा, और जो भी कुछ मैंने न्यू 2020 में मैंने कुछ टैलेंटेड बच्चों की टीम बनाई है, तो उस टीम को मैं आगे प्रमोट करना चाहती हूँ। और जो जैसे कि बाहर से जो बॉम्बे वगैरह से शूट के लिए आते, तो मैं चाहती कि मेरे आर्टिस्टों को वो लोग अपने में प्रमोट करें। तो जो बाहर के वो वहाँ से बंदे लेके आते हैं बाहर से शूट्स के लिए, बैकग्राउंड डांसर एंड आर्टिस्ट, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं ट्रेन कर रही हूँ इस फील्ड में, तो उन लोगों को सपोर्ट करें, ताकि वो लोग अपनी घर में अर्निंग भी कर पाए, और एक उन लोगों से ये भी है कि उनका टैलेंट आगे आए, तो अच्छी उनकी जर्नी स्टार्ट हो, तो उनका ड्रीम भी पूरा कर सकूँ। और एक मेरा मतलब मेन मकसद ये है कि अपने टैलेंट से वो लोग अच्छी अर्निंग करके अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, और मैं अपने तरीके से उनको जो भी सपोर्ट है पूरा फुल करूँगी। तो ये मेरी अभी करंटली मेरी स्टार्टिंग है अभी।
मैम सेटअप की। कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्वेशन में कर रहा था कि काफ़ी लोगों को, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मेरे को टैलेंट दिखाना है तो क्या मुझे पैसे देना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो कुछ अपना क्रिएट कर लेते हैं और खुद के कमाने के लिए, और बच्चों से पैसे लेके और फिर उनको प्रोजेक्ट्स पे काम दे रहे हैं। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि किसी को अपने अगर टैलेंट दिखाना है तो अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो सम्मान दीजिए, आप उनको बुलाइए कि ठीक है आप मेरे संग काम करिए, मैं पैसे देने के कैपेबल नहीं हूँ, ये प्रोजेक्ट करते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे नहीं लेना चाहिए काम हाँ, देने के बदले। बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन करा और बहुत अच्छा कि आपने क्वेश्चन करा। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि अगर जैसे मैं आपको बता रही कि मेरा सेटअप ये है आगे फ्यूचर में, तो मैं यही उम्मीद करूँगी। सही बात है, आपको देखिए पैसा तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट करा। तो ये पैसों की जर्नी में मैं कहूँगी कि जो लोग ऐसा करते हैं तो वाकई में मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप उनसे पैसा ना लीजिए अगर उनमें टैलेंट है, क्योंकि अगर उनमें टैलेंट है तो वो तो आपको खुद पैसा कमा के दे देगा, डेफिनेटली सी बात है। तो अपनी भी अर्निंग करेगा और वो हमारी भी अर्निंग करके देगा। मैं अब पैसों वाली बात पे आ रही हूँ। तो कोशिश ये करें कि देखो पैसा आता है तो जाता भी है और आता भी। अब हमें यही कि हम पैसों को हम कैसे अपने पास में लेके आ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो टैलेंट को खोजते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक्टर बना देंगे, आपको हम ये बना देंगे वो बना देंगे, आप इतना पैसा दो, तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये चीज़ ना करें, क्योंकि उससे ये कि एक तो इंसान का टैलेंट भी वो हो जाता है, छुपता है। हाँ छुपता है। और पैसे दे के अगर हमें आना है तो हम खुद ही ना कर लें, फिर हम पैसे दे के क्यों। अब मैंने ये सेटअप में जो आपको करंटली बता रही हूँ कि मेरा ये है और मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ, तो पैसों से अगर हम टैलेंट खरीदेंगे तो हमारा फिर बेकार ही है ना, क्योंकि मैं खुद इस लाइन से निकल चुकी हूँ। मेरे को भी जब प्रोजेक्ट आए तो मेरा भी पहले था कि यार मैं काम करूँ और मैं किसी को पैसा दूँ, पैसा दे के मैं उसको मतलब अपना आप को प्रूफ करूँ। फिर मैंने कहा अगर मैं पैसा ही देख के प्रूफ करना ही है मेरे को, तो फिर मैं वो पैसा अपने पे ही ना लगा लूँ, मैं उसको मैं प्रूफ कर दूँ, तो मैं पैसा दे के क्यों किसी को वो करूँ। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा कि मैं एक ऐसा अपना एनजीओ स्टार्ट करती हूँ कि जिसमें बिना पैसा लगाए लोग अपना ट्रेनिंग लें वहाँ पे, और ट्रेनिंग के बाद मैं कोशिश करूँगी वो लोग फिर कमाएं और फिर अपने घर को सपोर्ट करें, और जो कुछ शायद फिर जैसे मैं आगे बढ़ रही तो उन लोगों को वो सपोर्ट करें। तो उन्हीं सब से कहूँगी कि टैलेंट से पैसों को मत तोलें, ना मेरे नज़र में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही नहीं लेती, मेरे पास आर्टिस्ट आते हैं। तो मैं चाहूँ तो जैसे मैं अब इतनी सक्षम सही बताऊँ हो चुकी हूँ कि आज मैं भले ही मैं एक छोटे शहर में रह रही हूँ उत्तराखंड में, और मैं जो मेरे टच में बंदे हैं, ऐसे ऐसे लोग टच में बंदे हैं, तो मैं उनको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती हूँ पैसों के माध्यम से। लेकिन मैं चाहती हूँ पैसों से ना करके मैं उनको रियल में जो मेरा मकसद है मैं टैलेंट से ही उन्हें पहुँचाऊँ। मैं रियल बता रही, मैं बैठी यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं इतना मैं कह सकती हूँ, टच वुड कर रही हूँ मैं, कि मैं उन बंदों को उस मुकाम पे ला सकती हूँ पैसों से कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं वो नहीं करूँगी। और उससे मैं भी कमा सकती हूँ। ऐसा नहीं कि जब मैं उस बंदे को वहाँ तक पहुँचाऊँगी तो क्या मैं नहीं अर्निंग करूँगी, अच्छी अर्निंग मैं भी कर सकती हूँ। भाई अगर मैं 10 लाख तुमसे ले रही तो 5 तो मैं भी बचा सकती हूँ डेफिनेटली। लेकिन नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, मुझे ऐसी कमाई भी नहीं चाहिए सही बताऊँ तो। मैं जो है टैलेंट से कमाना चाहती हूँ, टैलेंट से चाहे मैं 10 कमाऊँ, चाहे 20 कमाऊँ, चाहे 50 कमाऊँ, चाहे 1000 कमाऊँ, वो मुझे मंजूर है वो कमाई। लेकिन मुझे पैसा खरीद के टैलेंट दिखाने की बिल्कुल वो नहीं। और इसीलिए जो मैंने अपनी टीम बनाई है, जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, जो मेरे पीछे प्रोड्यूसर हैं और जो मेरे पे पैसा लगा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से बिलोंग हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से मुझसे जुड़े हुए हैं कि यही बात उनको मेरी पसंद आई कि मैम आप सच में, क्योंकि भाई भगवान ने उन्हें इतना दिया है तो मैंने कहा अपनी नेक कमाई में लगाओ कुल। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टडी पे भी मैं अपना एनजीओ भी स्टार्ट, क्योंकि अभी तक स्टडी का नहीं था, तो मैंने कुछ एजुकेशन के लिए भी सोचा कि मैं कुछ लोगों को एजुकेशन में ही करूँ। तो इसमें अभी थोड़ा लंबा प्रोसीजर है क्योंकि कोरोना से सब डिस्टर्ब हो चुका है। तो यही चीज़ मैं करना चाह रही कि ऐसा काम हो कि वाकई में कुछ लगे कि ऑल इंडिया तो नाम करना ही, कि मेन चीज़ है कि मुझे उत्तराखंड के लोगों को बहुत सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, इस मातृभूमि से, देवभूमि से हूँ, तो इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये है। आप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर या इवेंट प्लानर, मतलब एंटरटेनमेंट लाइन में अगर आप नहीं होती तो आप क्या कर रही होती? ये तो क्वेश्चन खैर सबसे बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं हंसी भी आ रही कि क्या मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि अगर मैं इस लाइन से नहीं होती तो मैं क्या करती। अगर मैं इस लाइन से नहीं होती तो मैं क्या करती, वैसे तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यही करना है। लेकिन फिर भी मैं चलो थोड़ा, अगर मैं इस लाइन से नहीं होती तो फिर मैं, क्योंकि मेरी एनसीसी, तो मैं पुलिस फोर्स में जाती। सो मैम, इसमें आपका करंट स्टेटस क्या है? इस समय आप क्या कर रही हैं? इस टाइम मेरा करंट स्टेटस ये है कि अभी तो सभी को पता है कि कोरोना की वजह से बहुत
सी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई, तो अभी इसका वेट हो रहा है कि जल्दी से समस्या हल हो जाए। उसके बाद में मेरा ये प्रोजेक्ट है कि अभी मैं अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, और कुछ लोग जो मेरे एनजीओ टीम से जुड़े हुए हैं तो उनका काफ़ी सपोर्ट है। तो मेरा ये है कि मैं एक बहुत जल्दी यहाँ पे उत्तराखंड में एक सेटअप डालने वाली हूँ, जिसमें से मैंने काशीपुर सिटी को चूज़ किया है। अभी रुद्रपुर मेरे नॉलेज में है, लेकिन अभी मैं सडनली इसमें एक्शन नहीं ले रही हूँ, तो उसका कुछ रीज़न है। तो ये है कि जो टैलेंटेड लोग बच्चे हैं, जो वही है कि पैसे वगैरह दे के आगे अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हैं, और कुछ स्टडी पे भी है, एजुकेशन पे भी है, तो मैंने ये सेटअप अपने एनजीओ में स्टार्ट करने वाली हूँ कि फ्री एजुकेशन एंड जो भी टैलेंट है उनको फ्री ऑफ कोर्स ट्रेनिंग उसमें मैं दूंगी, और कुछ और भी कोई बहुत से सारे प्रोजेक्ट हैं तो मैं अंदर अभी इसको लाना चाहती हूँ। और ये सब अभी थोड़ा कोरोना के बाद ही स्टार्ट होगा, तो उसमें कितना टाइम लगे मैं कह नहीं सकती। अभी तो फ़िलहाल मेरा यही है, कुछ रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस मेरे को लेने हैं, वो भी आने वाला है। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट अच्छा है इस समय मेरे पास में। बस अब सडनली ये है कि कोरोना यहाँ जाए और ये सब बैक में अब सबकी लाइफ वापस आ जाए। देखते हैं, फिर सहयोग चाहिए मुझे सभी का। बिल्कुल मैम, कोई फिल्म अगर आप देखती होंगी तो फिल्म जब स्टार्ट होती है और एंड हो जाता है तो हैप्पी एंडिंग होती है उसकी, लेकिन फिल्म के लास्ट में लिखा रहता है दी एंड। हाँ जी। लेकिन क्या होता है हैप्पी एंडिंग। ऐसी आपकी भी लाइफ में बहुत संघर्षफुल रही है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत आज भी शुरुआत है। तो हमारा शो का टैग लाइन है जस्ट अ बिगनिंग, तो कहीं ना कहीं शुरुआत है। तो एक बार आप कैमरे में देखेंगे और बोलेंगे जस्ट अ बिगनिंग। तो गाइस जस्ट अ बिगनिंग, जस्ट द बिगनिंग। तो गाइस आज हम बात कर रहे थे कविता मैम से, जो कि कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट, इवेंट प्लानर, प्रोड्यूसर और एक एक्टर भी हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और आई होप कि आगे हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग। जस्ट अ बिगनिंग।